बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने डिस्कस करना है जी व्लादिमीर पुतिन साहब के बारे में डिस्कस करना है। नाम आपने इनका जरूर सुना होगा। बड़ी जबरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी है, दुनिया इन्हें जानती है। इनका ताल्लुक रूस से है, रशिया से है। एक जबरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी है, दुनिया में एक तरह से अपना ये रोब और दबदबा रखते हैं और बड़े इंटेलिजेंस किस्म के ये इंसान है। इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इनका ताल्लुक रशिया से है, रूस से है। तो सबसे पहले हम जरा रूस का मैप बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि रूस का यहां पे मैप बनाएं और उसमें रूस की जो हिस्ट्री है, रूस की जो जियोग्राफी के हवाले से सवाल कमीशन में पूछते हैं, उनको डिस्कस करेंगे और फिर इस पर्सनैलिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमने वन पेपर एमसीक्यूज प्रिपरेशन करनी होती है। कमीशन, पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस जो सवाल पूछ रहा होता है उनको हमने हर डायरेक्शन में कवर करने की कोशिश करनी होती है। सो इसलिए हम यहां पे क्या करते हैं जी, रूस का किसी हद तक मैप बनाने की कोशिश हम करते हैं। जरा इस तरह से आप बनाइए जी, इंपॉर्टेंट है। जरा इसको आप अपने जहन में रखेंगे, कुछ इस तरह से जो है वो समझ लें कि आपके पास जो है वो रूस का कुछ आपको जो है वो मैप देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप समझ लें कि रूस का आप मैप बनाएंगे जी। ये रशिया जी हमारे पास, इसको हम रशिया बोलते हैं, ये रशिया का मैप है। ठीक है जी, तो यहां पे इसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पे हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले यहां पे जरा आप बनाए, यहां पे एक लेक है जिससे लेक बैकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? यहां पे एक लेक है, इस लेक को हम क्या बोलते हैं? बैकल लेक बोलते हैं, लेक बैकल बोलते हैं। इसी तरह से यहां पे एक रिवर है, उसको हम क्या बोलते हैं? समझ ले, यहां पे एक रिवर है और इस रिवर को आप क्या बोलते हैं? लीना रिवर बोलते हैं, लीना रिवर बोलते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से यहां पे हमारे पास इस साइड पे देखें तो यहां पे इसकी जो सिटी है वो मॉस्को है जी। आप यहां पे लिखेंगे मॉस्को है। ठीक है जी, तो यहां पे इस तरह से आपको जो है वो इस तरह से इसका जो है वो मैप देखने को मिलेगा और यहाँ पे इनकी माउंटेन रेंज है वो भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इनका पहाड़ी सिलसिला है, एक तरह से क्या है कि माउंटेन रेंज है, जिससे हम क्या बोलते हैं? यूराल माउंटेन रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? यूराल माउंटेन रेंज हम बोलते हैं। तो यहीं पे वो मौजूद है। ठीक है जी, तो ये कुछ आप इसके बारे में अपने जहन में रखेंगे। अब थोड़ा सा इसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पे देखते हैं क्या क्या चीजें यहां पे मौजूद हैं। तो मैं अगर इसके यहां पे बिल्कुल अगर मैं ईस्ट में देखूं कि रशिया के ईस्ट में, रूस के ईस्ट में क्या चीज मौजूद है, तो यहां पे ये जो सारे का सारा है, आप समझेंगे कि यहां पे सारे का सारा पैसिफिक ओशन है। यहां पे क्या है जी? रशिया के बिल्कुल जो ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो पैसिफिक ओशन, और आपको पता दूसरी साइड पे अगर जाएं पैसिफिक, उसके ईस्ट साइड पे पैसिफिक ओशन को क्रॉस करके, तो यहां पे अलास्का स्टेट भी मौजूद है जो कि कनाडा के साथ अपना बॉर्डर बना रही है और वो यूएसए की एक स्टेट है जिसको हम अलास्का स्टेट बोलते हैं। सबसे बड़ी समझ लें कि वो स्टेट है इसकी यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। ठीक है, तो यहां पे वो क्या है जी? यहां पे इस साइड पे अगर जाएंगे तो यहां पे इस साइड पे बिल्कुल ईस्ट पे ये पैसिफिक ओशन में यहां पे एक स्ट्रेट भी बनते हैं जिसे अलास्का स्ट्रेट भी बोलते हैं। तो यहां पे अलास्का एक स्टेट है, वो यूएसए की स्टेट है। इस तरह से यहाँ पे छोटे मोटे समंदर भी हैं, सीज भी हैं, उनको आप इग्नोर करेंगे, उनको जरूरत नहीं है। पैसिफिक ओशन को आप याद रखेंगे इसके ईस्ट में। अब इसके अगर आप नॉर्थ पे जाएं तो आपको पता है नॉर्थ वाली साइड पे ये नॉर्थ पोल लगता है, ये नॉर्थ पोल है। और नॉर्थ पोल वाली साइड पे आपको पता है आर्कटिक ओशन है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा, सॉरी, दुनिया का सबसे छोटा जिसे ओशन कह सकते हैं वो आर्कटिक ओशन है, वो इसके नॉर्थ पोल वाली साइड पे लगता है। और छोटे मोटे समंदर भी यहाँ पे जो है वो आपको जो इसको रशिया को लगते हैं, लेकिन उनको याद करने की जरूरत नहीं है। ये सारे का सारा इसकी नॉर्थ साइड पे सारे का सारा पानी है, कोई आबादी यहां पे मौजूद नहीं है। ठीक है जी, तो ये इसकी नॉर्थ साइड होगी। अगर इसकी मैं यहां पे इसकी वेस्ट साइड पे देखूं तो यहां पे इसकी वेस्ट साइड पे सारे का सारा जो है वो समझ ले कि यहां पे सारे का सारा यूरोप है। ये फिनलैंड है, इस्टोनिया है, इस तरह से लफ्तांसिया है, लटेविया है।
ठीक है, इस तरह से यहां पे इसके साथ जो है वो यूक्रेन लगता है। इस तरह से यहां पे अगर आप मजीद नीचे जाएं तो आपको पता है यहां पे जॉर्जिया लगता है। इस तरह से यहां पे अजरबैजान लगता है। ठीक है, यहां पे जो है वो एक कैस्पियन सी भी से लगता है, यहां पे कैस्पियन सी भी लगता है इसे। ठीक है, और यहां पे एक स्टेट है जिसे हम क्या बोलते हैं, मंगोलिया, एक कंट्री है समझ लें, यहां पे मंगोलिया, मंगोलिया मुल्क है जिसे बफर स्टेट भी बोलते हैं। और ये सारे का सारा जो है वो समझ लें कि ये क्या है हमारे पास, ये सारे का सारा चाइना है। ये नीचे सारे का सारा क्या है जी, चाइना है। ठीक है जी, तो ये इस तरह से जो है वो आपको देखने को मिलता है। इसके साथ जो है वो इस कैस्पियन सी के साथ यहाँ पे काजाकिस्तान भी लगता है, याद रखेंगे आप। तो ये इस तरह से ये इसका जो साउथ वाली साइड है, ये जो रशिया की साउथ वाली साइड है, उसमें मंगोलिया, ये चाइना अपना बॉर्डर शेयर करता है। और कुछ इसके साथ जो है वो कंट्रीज वो अपना सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, लाइक आपके साथ इसके साथ जो है वो काजाकिस्तान अपना बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अजरबैजान है, जॉर्जिया है, ये कैस्पियन सी है, ये सारा जो इसकी अगर वेस्ट साइड पे देखें तो ये सारे का सारा यूरोप है। और ये यूक्रेन है, इस तरह से लटेविया, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, बेलारूस है, यहाँ पे ऊपर ही यहाँ पे बेलारूस है। तो ये इसके सारे के सारे वेस्ट साइड पे आते हैं। तो ये कुछ इस तरह से मैप जो है वो आपको देखने को मिल रहा है जी। रशिया का आप अपने जहन में रखेंगे। ये जो इसकी ईस्ट साइड पे आपको पैसिफिक ओशन में यहाँ पे अलास्का स्टेट देखने को मिल रही है। ये अलास्का स्टेट कभी इस रशिया का हिस्सा हुआ करती थी। अगर देखा जाए 1867 में ये जो अलास्का स्टेट है, अलास्का जो स्टेट है, रियासत है, वो यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 1867 में इस रूस से खरीद ली थी, जबकि ये पहले इस रशिया का हिस्सा हुआ करती थी। ठीक है, ये 1867 की बात है। ठीक है जी, इस तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो रशिया के हवाले से क्या क्या सवाल बन सकते हैं, मैं वो डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बेकल लेक आपको नजर आ रही, दुनिया की सबसे जो डीपेस्ट लेक है, डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज बेकल लेक। ये बेकल लेक दुनिया की सबसे, ये तकरीबन 15 फीट जो है वो इसकी डेप्थ बताई जाती है। 53 जो है वो 53 जो है वो इसकी जो है वो डेप्थ बताई जाती है। और दुनिया की जो वो डीपेस्ट लेक, इसे बेकल लेक को कहा जाता है। और इस तरह से ये जो रशिया का सबसे बड़ा जो रिवर है उसे लीना रिवर कहते हैं, वो यहीं पे ही मौजूद है। इसको आप अपने जहन में रखेंगे। ठीक है, इसका जो कैपिटल है वो मॉस्को, मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया, वो यहीं पे मौजूद है। इस तरह से यहाँ पे यूराल माउंटेन रेंज आपको नजर आ रही है, यूराल माउंटेन रेंज है। ये यूराल माउंटेन रेंज जो है ये इस रशिया को इस यूरोप के साथ अलग करती है। आपको पता है रशिया का तकरीबन, अगर मैं 25% एरिया की बात करूं तो रशिया का 25% एरिया कहां पे लाया करता है, वो यूरोप में लाया करता है। 25% एरिया जो इसका वो यूरोप में लाया करता है। और यहाँ पे ही ये यूराल माउंटेन रेंज है, समझ ले, जो अलग करती है। एक तरह से ये कह लें कि रशिया को यूरोप के साथ, और ये 25% जो है वो इस रशिया का जो रकबा है वो यूरोप में है। और 75% जो है वो 75% है वो किस में है जी, एशिया में। ये सारे सवाल पूछे गए हैं पेपर्स में कहीं ना कहीं। और इस तरह से यूराल माउंटेन रेंज के हवाले से तो अक्सर सवाल बनता है, तो इसको आप अपने जहन में रखेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कैस्पियन सी के बारे में सवाल बनता है कि कैस्पियन सी जो है वो रशिया के किस साइड में मौजूद है। तो ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि साउथ वेस्ट वाली साइड पे मौजूद है। और कैस्पियन सी को कितने ममालिक के बॉर्डर्स लगते हैं मैं ये आपको बता चुका हूँ, सारा पढ़ा चुका हूँ। इसमें जो है वो आपके पास तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, इस तरह से इसको जो है वो काजाकिस्तान का बॉर्डर भी लगता है, ईरान का बॉर्डर भी लगता है। तो इसको 5 ममालिक जो है वो बॉर्डर लगता है। रशिया का भी इसको बॉर्डर लगता है कैस्पियन सी को। ठीक, और इस तरह से मंगोलिया इसके साउथ में है। और ये एक बफर स्टेट है बिटवीन चाइना एंड रशिया। तो इस तरह से ये जनाब इसके हवाले से सवाल बनते हैं, आप इसको आप अपने जहन में रखेंगे। वोल्गा रिवर जो यूरोप का सबसे बड़ा दरिया, वो भी यहीं से ही, रशिया से ही इस साइड पे जो है वो निकलता है। ठीक है जी, तो इस तरह से ये सवाल जो हम इनके हवाले से बन सकते हैं। रशिया के हवाले से मजीद क्या सवाल बन सकते हैं, इसका आप पूछेगा कि रशिया का बताएं कि कैपिटल कौन सा। रशिया का कैपिटल मैं आपको बता चुका हूं, मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया। और इसकी करेंसी के बारे में अक्सर सवाल बन रहा होता है पेपर में, तो रूबल इज द करेंसी ऑफ रशिया। ये अक्सर सवाल बनता है कि बताइए कि रशिया की करेंसी कौन सी है, तो वो रूबल, रूबल इज द करेंसी ऑफ रशिया। इस तरह से इनकी पार्लियामेंट के बारे में सवाल बनता है, तो डूमा इज द पार्लियामेंट। सवाल अक्सर पेपर में पूछा जा रहा होता है कि डूमा, डूमा DUMA, डूमा इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। तो किस मुल्क की जो पार्लियामेंट उसका नाम डूमा है, तो ये जो रशिया, इसकी पार्लियामेंट का नाम क्या है, डूमा। इस तरह से आप अपने जहन में रखेंगे।
ठीक है, जिस तरह से मजीद इसके हवाले से सवाल बन सकते हैं, वो कहता है कि बताइए कि न्यूज एजेंसी जो है वो रशिया की कौन सी है, फेमस जो है वो मशहूर जमाना, तो टास आता है। अक्सर सवाल पेपर में ये पूछा जा रहा होता है कि टास इज द सेक्रेट या न्यूज एजेंसी ऑफ द विच कंट्री। तो रशिया की जो न्यूज एजेंसी है सबसे मशहूर मारूफ वो कौन सी है, टास, TASS, टास इज द न्यूज एजेंसी ऑफ द रशिया। इस तरह से इनकी सेक्रेट जो एजेंसी है वो KGB है। FSB इनके बारे में अक्सर सवाल बन रहा होता है पेपर में, वो कहता है कि बताइए कि KGB इज द सेक्रेट एजेंसी ऑफ विच कंट्री। तो सेक्रेट एजेंसी जो है वो रशिया की, FSB इज द सेक्रेट एजेंसी ऑफ रशिया। तो इस तरह से इसके हवाले से सवाल मुख्तलिफ डायरेक्शन में, मुख्तलिफ एंगल्स में सवाल जो है वो इस रशिया के हवाले से पूछे जा रहे होते हैं। ये आप अपने नोट्स में ऐड करेंगे, ये अक्सर सवाल बनते हैं। ये जितने मैंने आपको बताए रशिया के हवाले से सारे सवाल बने, सारे सवाल बने। कोई ऐसा सवाल नहीं है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में ना आया हो। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में लगे हुए हैं। इनको आप अपने नोट्स में ऐड कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ था हमारे पास रशिया की ज्योग्राफी के हवाले से जिसको हमने डिस्कस किया। अब हम जरा थोड़ी सी रशिया की जो बैकग्राउंड है, रशिया की जो हिस्ट्री है वो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि रशिया की हिस्ट्री के बारे में भी आपको इल्म होना जरूरी है। इसके हवाले से भी सवाल बनते हैं, बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं और पेपर्स में अक्सर पूछे जा रहे होते हैं, इंटरव्यू पैनल में इसके हवाले से पूछे जा रहे होते हैं। और फिर हम चल के जनाब व्लादिमीर पुतिन साहब के बारे में, जो करंट सिचुएशन चल रही है इस वक्त स्टिल राइट नो दुनिया में, रशिया में, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ये जो सरजमीन आपको नजर आ रही है, रशिया की सरजमीन नजर आ रही है, अगर हम बात करें 1917 की बात करें, 1917 की बात करें, तो 1917 से पहले या 1917 तक अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे इस खिता में, इस रीजन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो वो मोनार्ची हुआ करती थी, या समझ ले कि बादशाहियत हुआ करती, बादशाह लोग हुआ करते थे यहाँ पे, जो कि हुकूमत किया करते थे अवाम के ऊपर, राया के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे जो बादशाह थे उनको क्या बोलते थे, जारे रूस बोलते थे। क्या बोलते थे, जारे रूस। ये जो रशिया के बादशाह हुआ करते थे उनका नाम क्या हुआ करता था, जार हुआ करता था। याद रखेंगे, पूछता है पेपर में, बताइए कि जार किस मुल्क के बादशाह को कहा जाता था, तो जारे रूस, रूस के बादशाहों को जार कहा जाता था। तो यहाँ पे 1917 में अगर हम बात करें तो निकोलस निकोलस जो सेकंड साहब हैं वो बैठे हुए थे यहाँ पे रशिया में, और जो बादशाह का जमाना था जारे रूस थे, निकोलस सेकंड थे, 1917 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो बेसिकली जो होते हैं ना बादशाह, ये जो होते हैं, ये समझ ले कि अवाम के ऊपर या राया के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म जबर जो है वो किया करते थे। इनको उनके राइट्स, हकूक जो है वो उनके मुकम्मल तौर पे पामाल किया करते थे, और उनकी कोई किसी किस्म की कदर इज्जत जो है वो माशरे में नहीं हुआ करती थी। सो इस तरह से यहाँ पे फिर जब आपको पता है, जब इस तरह से या डिक्टेटरशिप या का जमाना आ जाए, या लोग बादशाह बन के बैठ जाए और सदियों से एक ही किस्म के बादशाह बैठे हों, अवाम के ऊपर जो है वो जुल्म कर रहे हो, तो कभी ना कभी तो मुल्क में, कभी ना कभी तो उस कंट्री में, उस खत्ता में जो है वो रेवोल्यूशन, इनकलाब तो बर्पा होना होता है ना। जिस तरह से आपके सामने सामने फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ऑरेंज रेवोल्यूशन है, बहुत सारी रेवोल्यूशन आई आपके सामने। तो इस तरह से ये जो 1917 की अगर बात करूं, 1917 में, तो व्लादिमीर लेनिन का नाम आप याद रखेंगे, सवाल पूछा जाएगा पेपर में। तो व्लादिमीर लेनिन और इनके साथ और मशहूर जमाना पर्सनैलिटीज थी, ये जो है वो सरफहरिस्त इनका नाम है, व्लादिमीर लेनिन का जो है वो नाम आप सरफहरिस्त याद रखेंगे। तो ये जनाब जो है वो 1917 में एक रेवोल्यूशन जो है वो समझ लें कि एक तरह का जो इनकलाब है वो बर्पा करने की कोशिश करते हैं, अवाम को इकट्ठा करते हैं, अपने साथ मिलाते हैं, स्पीच करते हैं, और ये जो निकोलस सेकंड बैठा हुआ था इसके खिलाफ जो है वो अवाम को करते हैं कि तुम्हारे ये हक नहीं दे रहे, राइट्स नहीं दे रहे। इस तरह से जो है वो इनको जो है वो मोटिवेट किया जाता है, तो अवाम बाहर निकलती है, एक तरह से समझ ले कि सिविल वार जो है वो शुरू हो जाती है इस खिता में। ठीक है, तो निकोलस सेकंड जो है वो उस वक्त बैठा होता है, जारे रूस जिसे हम कहते हैं। तो अल्टीमेटली 1917 से लेके 1923 तक ये जो है वो एक तहरीक चलाई जाती है, 1917 से लेकर 1923 तक ये तहरीक जो है वो चलाई जाती है इस निकोलस सेकंड के खिलाफ, और इसको जो है वो इसकी हुकूमत या इसकी जो बादशाहियत थी वो गिरा दी जाती है। ठीक है, और इसकी जो वो बादशाही खत्म हो जाती है, इसको भागना पड़ता है अवाम के सामने, जो है वो ज्यादा देर तक फिर नहीं टिक पड़ते अगर अवाम जो है वो निकल पड़े। जिस तरह से आप देख ले अभी हाल ही में हसीना वाजिद के खिलाफ बांग्लादेश में हुआ है, इसी तरह से जनाब जो है वो अवाम जो है वो उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई और इसको जो है वो भागने पे अवाम ने मजबूर कर दिया। तो अगर बात की जाए
अल्टीमेटली 30 दिसंबर की बात की जाए, 30 दिसंबर 1922 में, 1922 में अगर देखा जाए तो ये जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर आपने नाम सुना होगा, यूएसएसआर की जो है वो बुनियाद रख दी जाती है। व्लादिमीर लेनिन साहब यूएसएसआर की बुनियाद रख देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो आपको पता है, इसके हवाले से सवाल बनता है, लेनिन प्राइज का भी नाम आता है, अक्सर आपने सुना होगा लेनिन प्राइज। तो सवाल पूछता है कि लेनिन, ये यही व्लादिमीर लेनिन साहब ने ही इसका शुरू किया था, आगाज किया था। ये रशिया की तारीख का सबसे बड़ा जो अवार्ड दिया जाता है, इसे लेनिन प्राइज बोलते हैं, जिस तरह से नोबेल जो है वो इनाम दिया जाता है। ठीक है, हर साल 10 दिसंबर को लेनिन प्राइज जो वो नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो लेनिन प्राइज है, इसका भी जो है वो बुनियाद रख दी जाती है। कब रखी जाती है? 1925 में रखी जाती है। 1925 में लेनिन प्राइज की जो है वो बुनियाद रख दी जाती है। और आपको पता है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की तारीख में 2 लोगों को लेनिन प्राइज मिला है। एक हमारे पास फैद अहमद फैज साहब है, उनका भी सवाल पेपर में कमीशन पूछता है, 1962 में उनको मिला। इस तरह से जो है वो अब्दुल ईदी साहब को 1988 में मिला, उनके बारे में भी पूछता है। तो पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 2 ही पर्सनैलिटीज को लेनिन प्राइज मिला, इसके अलावा किसी को नहीं मिला। ठीक है जी, तो इस तरह से जनाब जो है वो व्लादिमीर लेनिन साहब लेनिन प्राइज का भी आगाज करते हैं, 1925 में करते हैं। तो अल्टीमेटली इस तरह से जनाब जो को पता है कि वर्ल्ड वार 1 जो है वो हो चुकी होती है, 1914 से लेकर 18 तक वर्ल्ड वार 1 होती है। इस तरह से फिर आगे जो है वो जमाना चलता है और वर्ल्ड वार 2 भी जो है वो आपको पता हो जाती है, 1939 से लेकर 45 तक होती है, जिसमें एक साइड पे जापान और यूएसएसआर में बहुत सारे ममालिक मौजूद हो गए थे। आपको पता है यूएसएसआर में टोटल 15 ममालिक थे, एक रशिया था और 14 इसके साथ और ममालिक थे। ठीक है, ये आगे चल के देखेंगे, हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये मैं कोई एक हिस्ट्री बता रहा हूँ, एक तारीख बता रहा हूँ। ठीक है, इस यूएसएसआर की 1917 से ऑनवर्ड आपको बता रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब जो है वो आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वार हो जाती है, दुनिया में दूसरी जंग अजीम हो जाती है। एक साइड पे यूएसएसआर जापान और दूसरी साइड पे यूके और फ्रांस, इस तरह से होते हैं। और फिर आगे चल के यूके और फ्रांस का जो साथ है वो अमेरिका भी देता है आगे चल के। ठीक है, तो इस तरह से यूके और फ्रांस जो वो जंग हारने के करीब तरीन पहुंच जाते हैं और फिर अमेरिका जो है वो इनकी कोशिश करता है और मदद करता है। अमेरिका जो है वो मसीहा बन के यूके और फ्रांस के लिए आता है। तो जनाब इस तरह से मामला आगे चलते हैं। ठीक है, तो इनको आप अपने जहन में रखेंगे। फिर अल्टीमेटली जो है वो अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया में एक तरह की सुपर पावर बन जाती है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अपना जो है वो लोहा मनवा लेता है अमेरिका। और फिर ये यही यूएसएसआर के खिलाफ जो है वो अमेरिका, आपको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज को साथ मिला के नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 4 अप्रैल 1949 में नेटो की बुनियाद रख देता है यूएसएसआर के खिलाफ। फिर आगे चल के आपको पता है सीटो सेंटो भी 1954-55 में सीटो सेंटो भी बनाई जाती है। फिर इस तरह से यूएसएसआर भी रेजिस्टेंस में वारसा पैक्ट जो है वो बनाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से अल्टीमेटली ये मामला चलते हैं। फिर जनाब 1979 आप याद रखेंगे, 1979 से लेकर 1989 तक आपको पता है ये जो यूएसएसआर होती है अफगानिस्तान में एंटर हो जाती है अपनी फोर्सेस लेकर, और वहां पे जो है वो एक तरह से खाना जंगी में ये शामिल हो जाते हैं। और फिर अल्टीमेटली 1989 में ये यूएसएसआर जो है इसकी कमर टूट जाती है और इसको वहां से निकलने पर, भागने पर मजबूर ये अल्टीमेटली यूएसएसआर हो जाता है। और आपको पता है फिर 1988 में जिनेवा एकॉर्ड होता है, जिनेवा एकॉर्ड होता है ना, जिनेवा एकॉर्ड होता है 1988 में। तो इसी के तहत ही यूएसएसआर जो है वो अफगानिस्तान से भाग जाता है, निकल जाता है वहां से। ठीक है, फिर आगे चल के जनाब तकरीबन देखा जाए तो 26 दिसंबर 1991 की अगर बात की जाए तो एग्जैक्ट डेट पेपर में पूछता है, 26 दिसंबर 1991 में यूएसएसआर जो है वो तहलील हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, डिसइंटीग्रेशन उसकी हो जाती है, वो टूट जाता है और 14 ममालिक उससे अलग हो जाते हैं और 15 ममालिक जो है वो अकेला कौन सा बच जाता है? रशिया बच जाता है, रूस बच जाता है। इसके साथ आपको पता है ये सेंट्रल एशिया की जो स्टेट्स हैं वो भी इसी से ही अलग हुई थी, रूस से ही अलग हुई थी, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। तो ये जो है ये भी स्टेट अलग हुई। इस तरह से बहुत सारे ममालिक जो थे 14 जो थे वो इससे अलग हो गए, ये जो इसके वेस्टर्न साइड वाली पे मौजूद है। तो इस तरह से जनाब जो है वो रूस जो है वो बेचारा अकेला ही रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इनके बारे में सवाल ये बन सकते हैं, इनको आप अपने जहन में रखेंगे। अच्छा, आगे चल के फिर जनाब जो है वो क्या होता है, आपको पता है कि ये जो रशिया है ये यूक्रेन के खिलाफ आजकल बहुत ज्यादा उठ खड़ा हुआ है और इसने 2014 से तकरीबन इसके खिलाफ जो है वो जंग शुरू की हुई है। कहता है कि ये हमारा हिस्सा है, हमारा एरिया है, लेकिन जो यूक्रेन है वो इससे अलग है रशिया से। आपको पता है ये बॉर्डर जो है वो, ये यूक्रेन जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, 2022 में भी, फरवरी 2022 में भी इसने ऊपर जो है वो इसके खिलाफ जो है वो फौजी जो है वो अपनी मशकें शुरू की। इस रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू की, इसके खिलाफ आपको पता है कि यूक्रेन और इसका मामला जो है वो चल रहा है, जंग चल रही है इनकी एक तरह की। ठीक है, और रूस ने कोशिश की है कि यूक्रेन के काफी ज्यादा जो इलाके उनके ऊपर कब्जा करने में ये कामयाब हुए हैं।
ठीक है जी, तो इस तरह से इनके हवाले से सवाल, ये आपको मैंने एक हिस्ट्री भी बताई, उसकी ज्योग्राफी के हवाले से भी डिस्कस किया। अब हम जनाब जो व्लादिमीर लेनिन साहब के बारे में, सॉरी, व्लादिमीर पुतिन साहब के बारे में डिस्कस करते हैं। व्लादिमीर पुतिन एक जबरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी है, दुनिया इन्हें जानती है। ये एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे किसी जमाने में। अब ये जो है वो क्या है, इस रूस के क्या है जी, प्रेसिडेंट हैं। तो व्लादिमीर, अगर पुतिन की बात की जाए तो व्लादिमीर पुतिन एक बड़ी, समझ ले कि मजबूत किस्म की ये पर्सनैलिटी है। रूस में, रशिया में इनके खिलाफ जो भी उठ खड़ा होता है, इनकी आवाज बंद कर देते हैं, उनके ऊपर करप्शन वगैरह का इल्जाम लगा के जेल में डाल देते हैं और वहीं पे मार देते हैं। तो ये हिसाब लगा ले इनके इनके बारे में। तो ये पहली दफा अगर देखा जाए तो ये 2000 से लेके ये 2008 तक जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं। फर्स्ट और सेकंड टर्म एज ए प्रेसिडेंट रशिया की हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो ये रशिया के क्या बनते हैं जी, फर्स्ट और सेकंड अपनी टर्म जो है वो मुकम्मल करते हैं 2000 से लेके 2008 तक। तब जो है वो अगर देखा जाए तो रशिया की जो प्रेसिडेंट की ड्यूरेशन थी, टर्म थी, वो 4 सालों तक थी, 4 इयर्स थी। ठीक है, तो ये देख लें कि 2000 से लेकर 2008 तक इसने 8 साल जो है वो 488 ईयर जो है वो इसने ये एज ए प्रेसिडेंट ऑफ रशिया गुजारे हैं। ठीक इस तरह से फिर आगे चल के ये 2012 से लेके ऑनवर्ड अभी तक अगर देखा जाए तो 2012 से लेके 2030 तक ये जनाब जो है वो प्रेसिडेंट बने, जिसमें ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन्होंने थर्ड भी टर्म की है और फोर्थ भी की है। अभी जो बने हैं ये फिफ्थ टर्म के लिए बने। तो अमेरिका के, सॉरी, इस रशिया के अगर देखा जाए तो ये जो व्लादिमीर पुतिन साहब हैं ये 5वीं दफा एज ए प्रेसिडेंट की सीट पे मुंतखब हुए हैं रूस में। ठीक है, और ये टोटल इनका ड्यूरेशन आप देख लें, अभी यहां से 8 साल ये हैं और 12 से लेके 24 तक ये 12 साल, ये 8 और 12 20 साल तो इनको हो गए हैं जनाब जो है एज ए प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट 20 साल इन्होंने गुजार लिए, अब आगे 30 साल तक ये जाएंगे। ठीक है, तो 26 साल हो गए, क्योंकि 6 साल अब इनकी जो टर्म होगी, याद रखना है प्रेसिडेंट की रूस की, वो 6 ईयर होगी। हर 6 साल बाद अब चेंज हो गए, पहले 4 साल बाद होते थे। तो ये इस तरह से देख लें कितना लॉन्ग टेन्योर और कितनी समझ लें मजबूत किस्म की पर्सनैलिटी है, जिन्होंने जनाब जो है वो अपना एज ए प्रेसिडेंट जो है वो इस रूस में अपने आप को जो है वो रखा हुआ है। इस हैसियत से आपको पता है, अक्सर कहते हैं कि जो सल्तनत होती है ना, वो बनाना मुश्किल नहीं होती, सल्तनत को कायम रखना सबसे बड़ी बात होती है। और सल्तनत को कायम रखना मुश्किल होता है, बनाना मुश्किल नहीं होती। इस तरह से ये देख लें किस तरह से अपनी सल्तनत जो है वो एक तरह की अपनी बादशाह जो है वो एक तरह से इन्होंने जो है वो कायम रखी हुई है और बैठे हुए हैं जनाब, किसी को हिलने तक नहीं देते। जो उफ तुफ करता है उसको, उसकी कहानी खत्म कर दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये तकरीबन इनके बारे में सवाल पूछा जाएगा। आपको पता है ये मार्च में इलेक्शन हुए हैं, मार्च 2024 में रूस के इलेक्शन हुए हैं प्रेसिडेंट के। तो इसमें ये मुंतखब हुए और इनको 87% वोट मिले। ये हिसाब लगा ले यार, 87% व्लादिमीर पुतिन साहब को जो है वो वोट मिले और ये कामयाब हुए और ये प्रेसिडेंट बने हैं। अपनी 5वीं टर्म के लिए ये प्रेसिडेंट बने हैं इसके रूस के। इसके बारे में आप याद रखेंगे तो यही सवाल तकरीबन के हवाले से बन सकते हैं। इनके साथ जो मिखाइल मुश्तिन साहब जो है वो इनके प्राइम मिनिस्टर है, वजीर आजम है, वो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मिखाइल साहब जो है वो कौन से मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है। तो वो मिखाइल साहब जो है वो व्लादिमीर पुतिन साहब के ही हैं। ठीक है, इनके अपना रूस के ही प्राइम मिनिस्टर है। तो ये सवाल इनके हवाले से बन सकते हैं, आप अपने जहन में रखेंगे। अच्छा, यूएसएसआर के हवाले से एक और सवाल आता है कि बताइए कि यूएसएसआर के जो लास्ट प्राइमियर थे, जो लास्ट हुक्मरान थे, जो लास्ट समझ लेकर रूलर थे, इसको चलाने वाले, तो वो कौन थे? वो मिखाइल गोर्बाचोव थे। सवाल अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि हु इज द लास्ट प्रीमियर ऑफ द यूएसएसआर, तो वो मिखाइल गोर्बाचोव का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है जी, तो यही तकरीबन सवाल थे, इसके हवाले से हमने डिस्कस कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा पाया हूँ। इसके हवाले से कोई सवाल हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस करें। आज के लिए फिर इतना ही, मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।